नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन भारद्वाज भी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के 40वें मैच की जो खेला जाएगा गुजरात टाइटंस यानी कि टेबल टॉपर और सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि दूसरे नंबर की टीम, बिल्कुल इन दोनों के बीच जो मैच होगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये मैच खेला जाएगा ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर। तो क्या होगी पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या होगी पिच रिपोर्ट, कौन प्लेयर आएगा अंदर, कौन बाहर जाएगा, इस वीडियो में सब चीज़ की बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आपको ये बता दें कि इन दोनों के बीच जो है एक क्लैश इस सीजन में हो चुका है। और खैर जीटी तो नई टीम है तो इनके बीच कोई हेड टू हेड तो है नहीं। तो पिछला मुकाबला जो हुआ था वो सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट से वो मुकाबला जीता था। और एक बार फिर ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। तो क्या इसमें गुजरात टाइटंस अपना बदला ले पाएगी या फिर हैदराबाद एक बार फिर से भारी पड़ेगी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। जिस तरीके से हैदराबाद ने जो बाउंस बैक किया है और पिछला मुकाबला जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था हैदराबाद ने जीता था, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद का पड़ला थोड़ा जीटी के ऊपर भारी है, क्योंकि जीटी अभी तक एक मुकाबला हारी है जो कि एसआरएच से ही हारी है। और एसआरएच जिस विनिंग मोमेंटम है, जो स्ट्रीक एसआरएच की चल रही है 5 लगातार, मुझे लगता है कि एसआरएच की टीम जीटी पर भारी पड़ सकती है और जीटी पर बहुत दबाव होगा एसआरएच के साथ। बिल्कुल। और टेबल में भी बात करें, गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर मौजूद है 12 पॉइंट के साथ, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद सेकंड पर 10 पॉइंट के साथ। तो अगर एसआरएच आज जीतती है तो ये पक्की बात है कि टेबल टॉपर बन जाएगी। और नेट रन रेट भी अच्छा खासा हैदराबाद का 12-12 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर गुजरात जीतती है तो क्वालिफिकेशन के एक और कदम जो है बढ़ा लेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 की, जिसमें ओपनिंग जो रहेंगे वो रहेंगे अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन। क्या कहेंगे नितिन? बिल्कुल, ये जो ओपनिंग जो पेयर है ना अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन का, देखिए मैं सबसे ज्यादा केन विलियमसन को हम सब जानते हैं, वो कप्तान है और फेफ 4 में आते हैं और न्यूजीलैंड के कप्तान है। लेकिन अभिषेक शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है पिछले मुकाबलों में एज अ ओपनर, वो मेरी आंखों में मतलब एक जैसे होता है ना यंगस्टर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभिषेक शर्मा आंखों का तारा सा बन गया है। देखकर अच्छा लगता है ना कि यंग टैलेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ये सीजन अभी तक हमने बात की है कि सारे यंग टैलेंट ही इस सीजन की हाईलाइट रहे हैं अभी तक। तो अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन की जो ओपनिंग है, मैं इसको अगर मेरे को रेट करना हो तो आई रेट 8 आउट ऑफ 10। बिल्कुल। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए राहुल त्रिपाठी की जो लाठी जो इस सीजन अभी तक चली है बहुत जोरदार लाठी चार्ज करते हैं। बिल्कुल, ये लाठी चार्ज करते हैं। और नंबर 4 पर आएंगे एडन मार्क्रम और नंबर 5 पर निकोलस पूरन विकेट कीपर। एडन मार्क्रम, तो देखिए मार्क्रम का जो पराक्रम है ना शुरुआती मुकाबलों में नहीं दिखा था, बट उसके बाद जो उन्होंने दिखाया लगातार 1-2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस किया शानदार, लेकिन मिडिल ऑर्डर को संभाल के रखा। वो जो कोलकाता के खिलाफ जो एडन मार्क्रम और राहुल त्रिपाठी की जो पारी रही थी और जो साझेदारी रही थी, जिसमें एडन मार्क्रम ने शायद मेरे को ध्यान है तो लगभग 80-85 का कुछ स्कोर बनाया था, तो वहां से वो जो उनकी पारी थी वहां से एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है और वो अब उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, जो कि एसआरएच के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। और बिल्कुल पिछला मुकाबला तो इतनी मतलब आरसीबी को हराया, 68 रनों पर इस टीम ने ऑल आउट किया और फिर एक तरफा जीत 73 रन बनाकर 1 विकेट पे अभिषेक शर्मा फिर उसमें रहे 47 रन बनाए। तो ये टीम डोमिनेट कर रही है दूसरी टीमों पर, क्योंकि शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद लगा था कि यार एसआरएच का सीजन वही जाएगा। और देखिए सब समझ रहे थे कि बेकार टीम है, कोई है नहीं, सबसे अंडरडॉग टीम थी, अंडररेट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फेर बदल किया है इस पॉइंट्स टेबल में, बिल्कुल अब तो टेबल टॉपर बन सकते हैं। टेबल टॉपर देखिए नंबर 2 पर आईपीएल खिताब का मतलब दावेदार है। पहले प्लेऑफ की रेस से भी बाहर समझ रहे थे हम सब, लेकिन अब प्लेऑफ की रेस में क्या, अब तो ये फाइनल की भी रेस में है। और नंबर 4 एडन मार्क्रम, नंबर 5 निकोलस पूरन। देखिए निकोलस पूरन तो वो जो शिमरन हेटमायर काम करते हैं राजस्थान के लिए, वही काम निकोलस पूरन कर रहे हैं। शुरुआती मुकाबलों में खराब रहा था परफॉर्मेंस, लग रहा था कि यार ये ड्रॉप हो जाएंगे शायद, वैसा दे नहीं रहे परफॉर्मेंस। बट फिर वो जो पिछले 1-2 मैचेस में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बाद लग गया कि हाँ पूरन भी जो है फॉर्म में है और ये हैदराबाद की रीढ़ की हड्डी रहेंगे लोअर मिडिल ऑर्डर में, खासकर क्योंकि फिनिश करते हैं ना। बाकी तो खैर देखिए शशांक सिंह रहेंगे, तो इनको इतना अभी देखा नहीं है, मौका नहीं मिला है, तो इनके बारे में उतना ज्यादा अभी दिखा नहीं है परफॉर्मेंस। हालांकि इनका नाम बहुत सुना है, एज अ फिनिशर आए हैं तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी एज अ फिनिशर, क्योंकि
आपको इतनी बड़ी लीग में अगर मौका मिलता है तो दबाव में भी होंगे, लेकिन एक दो मैच ने देख लें पहले किस तरीके से इनका गेम प्ले है, उसके बाद इनके ऊपर अगर चर्चा की जाएगी तो वो बेटर होगा। और लेकिन उसके बाद जो है जगदीश सुचित, बिल्कुल ये तो शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इन्होंने जो शानदार बॉलिंग की है, जो वॉशिंगटन सुंदर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी, खलने नहीं दे रहे हैं। अगर बल्लेबाजी भी आती है तो शायद रन बना देते हैं, लेकिन जो बॉलिंग में जो सुंदर का कद था उसके अनुरूप ही अभी तक इनकी गेंदबाजी रही, और पिछले मुकाबले में 2 विकेट भी निकाली, अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो जो मेरे को कहीं ना कहीं डर था ना कि अगर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए, एसआरएच की तरफ से कौन बॉलिंग करेगा, हमको तो लग रहा था कि श्रेयस गोपाल शायद रिप्लेस करे, बट जगदीश सुचित की तरफ गए और उन्होंने अपना जो है साबित करके दिखाया कि मैं डिजर्व करता हूं प्लेइंग 11 खेलना। जगदीश सुचित बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल स्पेल डाल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साथ रहेंगे स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, अभी भी उतने विकेट्स की तलाश में है जितना इनका कद है, बट जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म थे अब थोड़ा सा आया है तो अच्छा लग रहा है। ये इंडियन टीम के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं, शुरुआत में स्विंग कराते हैं बट डेथ ओवर खासकर आजकल अच्छे मतलब बन गए स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। और स्विंग जो यॉर्कर है उनकी वापस आ रही है, जो स्लोअर डालते थे तेज डालते थे, मजा आ रहा है इनको देखकर। हालांकि विकेट्स उतने ज्यादा नहीं मिल रहे बट फिर भी ये अच्छा है, बेटर है। विकेट लेस जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिकल जा रहे हैं, इकोनॉमिकल। एक बोलते हैं ना, अगर या तो आप रन खर्च देते हैं फिर विकेट लेते हैं, या फिर विकेट रनों पर लगाम लगाते हैं और विकेट नहीं मिलता। पिछले मैच में एक मिला था, बट मेन बात ये थी इकोनॉमिकल स्पेल था, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए प्रेशर बनाते इनके ये जो प्रेशर बनाते हैं बल्लेबाजों का, इनका फायदा होता है, इनके प्रेशर का फायदा होता है बाकी के गेंदबाजों को, चाहे मार्को एंगसन हो, उमरान मलिक हो, टी नटराजन हो। भुवनेश्वर कुमार प्रेशर बना देते हैं, प्रेशर बिल्ड हो जाता है बल्लेबाजों पर इनकी गेंदबाजी के सामने, और वहीं फिर मार्को एंगसन और उमरान मलिक और टी नटराजन के लिए बहुत ही आसान हो जाता है विकेट्स निकालना। ये तो है, क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर कुमार जैसा एक्सपीरियंस है बॉलिंग में, जो लीड कर रहा है टीम को, और फिर साथ साथ ये तीनों अगर है फास्ट बॉलर के, मजा आता ना ये बॉलिंग यूनिट। इनकी फास्ट बॉलिंग जो देखी जाए ना, शायद वन ऑफ द बेस्ट लगती है, वन ऑफ द बेस्ट है भी। और जिस तरीके से देखिए पिछले मुकाबले की अगर बात करें, आरसीबी मार्को एंगसन ने जो कमर तोड़ दी शुरुआत में, मार्को एंगसन, नटराजन, उमरान मलिक, देखिए पेस भी इनके पास है, स्विंग भी इनके पास है, और देखिए लाइन लेंथ की अगर बात की जाए, देखिए भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन से बेटर तो मुझे नहीं लगता कि इस लीग में वो कॉम्बो वाला है। हाँ, जो कॉम्बो जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एसआरएच की प्लेइंग 11 देखी जाए, देखिए हमने सुचित ने जो वॉशिंगटन सुंदर की जगह आकर प्रदर्शन किया है, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, मार्को एंगसन, उमरान मलिक, टी नटराजन, देखिए ये जो प्लेइंग 11 है जिसको सब अंडरडॉग समझ रहे थे, अंडर रेट कर रहे थे, बिल्कुल ये जो प्लेइंग 11 ये अब खिताब के दावेदार है। ये लगातार हम शुरुआत से बोल रहे थे कि शायद राजस्थान और गुजरात जो है फाइनल्स खेलने का इनका ज्यादा चांस है, बट अब हैदराबाद जो है वो इस लाइन में है, इस रेस में है। फाइनल्स में 3 टीमें, मतलब इन 3 में से 2 कोई जाएगा, ज्यादा चांसेस अभी लग रहे हैं। बाकी उलटफेर तो खैर पूरा आईपीएल, देखिए उन दोनों टीमों के ही बीच आज मुकाबला है, और एसआरएच का पड़ला जीटी के सामने भारी रहा है पिछले मुकाबले में, तो ये तो अब आज का मुकाबला देखिए बहुत ही रोमांचक होगा, है ना। और मार्को एंगसन की यार बात करें, पिछली बार कमर तोड़ी आरसीबी की, और क्या शानदार बॉलिंग की थी। और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद बोला भी कि मैं चीज़ें सिंपल रखता हूं, बट मुझे पहली गेंद से ही पता चल गया था कि स्विंग हो रही है, तो रावत को ले गए, विराट कोहली को भी ले गए, मतलब यार क्या बॉलिंग करी थी। और फिर उमरान मलिक, अब इनके नाम का एक चीज़ तो पक्की है कि फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच इनको मिलती है, बट सामने रहेंगे फर्ग्यूसन, तो ये दोनों पेस के खिलाड़ी, पेस इनके पास बहुत है, तो इन दोनों में कंपटीशन रहेगा कि वो फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो कौन लेके जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि उमरान मलिक जिस मुकाबले में खेल रहे हैं, तो फास्टेस्ट डिलीवरी का खिताब उमरान मलिक, क्योंकि जीटी के साथ भी हो चुका है, तो उस मैच में भी उमरान मलिक को ही मिला था, तो इस मैच में क्या पता मिल जाए। और खास बात यह है कि उमरान मलिक अब पेस के साथ साथ, शुरुआत में पेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, बट अब पेस के साथ साथ ना लाइन लेंथ सुधर गई है। पिछले मैच में हमने देखा 4 ओवर में 13 रन दिए और 1 विकेट मिला। देखिए पहले उमरान मलिक, देखिए पेस हम सब जानते हैं इनके पास पेस है, लेकिन ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल ज्यादा करते थे, यानी कि शॉर्ट पिच बॉल, बाउंसर बॉल, और ब्लफ एक तरीके से बोलते हैं ना, ब्लफ खेलते हैं, क्योंकि पहले 3-4 बॉल लगातार ओवर की बैक ऑफ द लेंथ की जाए, और उसके बाद सामने एक बॉल बिल्कुल जड़ में यॉर्कर या बिल्कुल हाफ बॉल दी जाए, ताकि बल्लेबाज के साथ ब्लफ और वो आउट हो जाए। लेकिन
अब ये जो उनकी रणनीति थी बैक ऑफ द लाइन, देखिए पिछले मैचेस में अगर देख लें तो काफी महंगे भी साबित रहे हैं। देखिए गति आपके पास है तो गति आपकी दुश्मन भी हो सकती है और दोस्त भी हो सकती है। गति ये दो धारी तलवार की तरह है, बस राइट। तो अब इन्होंने क्या किया है कि अब ये लाइन लेंथ पर इन्होंने काफी फोकस किया है। अब जिस तरीके से वो लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो पेस है इनकी, देखिए लगभग 100 हर बॉल 145 से ऊपर की रहती है, एवरेज इनका एवरेज 145 रहता है। तो उस पेस पर और जब आपके बिल्कुल एक हार्ड लेंथ पर गेंद की जाएगी तो बल्लेबाजों के लिए दिव्यांशु बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में है टी नटराजन, ये तो मतलब यॉर्कर किंग इनको बोले तो गलत नहीं है। जिस तरह से स्लोअर डालते हैं, फास्ट डालते हैं, मजा आता है। टी नटराजन डिजर्व करते हैं इंडिया टीम में। अब जो आने वाले अपकमिंग मैचेस हैं T20s स्पेशली, तो इनमें आना चाहिए, क्योंकि ये चोट के कारण बाहर हुए थे, चोट के कारण बाहर हुए फिटनेस हासिल कर ली है, अब फॉर्म भी है, फिटनेस भी और प्रदर्शन भी। और भारत वैसे ही लेफ्ट आर्म पेसर के लिए ढूंढ रहा है, तलाश जारी हमेशा से। हमें जहीर खान के बाद मुझे लगता है कि अभी तक कोई कंसिस्टेंट आया। खलील अहमद जरूर आए थे बट उतना वो रेगुलर नहीं रहे, तो टी नटराजन से हम उम्मीद कर सकते हैं। खलील अहमद आए थे, बरिंदर सरान आए थे, जो पहले आरसीबी के लिए खेला करते थे, लेकिन जो टी नटराजन है ये मुझे लगता है कि अब अपना स्पॉट फिक्स कर लेंगे, ये लंबे चलेंगे। और तो यही थी सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11। एक बार फिर से आपको सम अप करते हैं। अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह, जगदीश सुचित, भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन, उमरान मलिक और टी नटराजन। अब देखिए ये तो हो गई सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11। अब बात करते हैं कि पिच कैसी, क्योंकि मुकाबला है वानखेड़े। पिछला मुकाबला हुआ चेन्नई और पंजाब के बीच में, मतलब स्कोर बड़ा बना था। हमने देखा पंजाब ने अच्छा खासा बना, चेन्नई ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गई थी, थोड़ा सा पीछे रह गई। तो ये इस बात का सबूत है कि इस पिच पे, इस मैदान पे रन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्री है, तेज आउटफील्ड है, तो 180 190 तो ऑन एन एवरेज है, और 200 के प्लस भी चेज हो सकते हैं, बन भी सकते हैं। शॉर्ट बाउंड्री है, आउटफील्ड काफी तेज रहती है, लेकिन देखिए ये आईपीएल है, चाहे बाउंड्री शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, छक्के तो लगनी है, चौके तो लगनी है। लेकिन जो वानखेड़े की जो पिच है, ये पिच जो बल्लेबाजों को फेवर करती है कि एवरेज 180 रन का स्कोर है यहाँ पर। अगर आप इससे कम बनाते तो फिर आप हार के उसमें मतलब लगभग है। तो अगर एवरेज 180 रन का स्कोर है तो इसका मतलब है कि पार स्कोर भी जा सकता है, 180 से ज्यादा 190, 200। हमने देखा है वानखेड़े पे 235 रन भी बने हैं, जो आरसीबी और मुंबई के बीच 2015 में बने थे। तो ये जो पिच है ये एकदम बल्लेबाजी पिच है, शॉर्ट बाउंड्री, और बल्लेबाज इस पिच पर जो फायदा उठाते हैं गेंदबाजों की, देखिए कमर टूट जाती है। बट स्टार्टिंग में साथ ही साथ फायदा ये भी कि बाउंस अच्छा है, तो इन लोग को बॉलर्स के लिए आसानी है। तो बाकी तो फिर देखिए शाम का मुकाबला है तो ड्यू फैक्टर बनेगा। शाम का मुकाबला है तो देखिए शबनम आ जाती है, लेकिन शुरुआत में देखिए चाहे कोई भी स्टेडियम हो दिव्यांशु, मेरा मानना ये है कि अगर शुरुआत में अगर आपके गेंदबाजों के पास स्विंग कराने की काबिलियत है तो वो कोई भी विकेट हो, वो उस विकेट पर विकेट्स निकाल सकते हैं, चाहे वो वानखेड़े हो, डीवाई पाटिल हो, ब्रेबोन हो या पुणे का स्टेडियम, कोई भी विकेट हो, वहां पर अगर आपके गेंदबाज स्विंग कराना जानते हैं, सटीक लाइन लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, तो वो विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन वानखेड़े की पिच लाल मिट्टी, और हम सब जानते हैं कि बल्लेबाज रन बरसते, देखिए वही बात है। बट बात वही है कि दोनों टीमों में पावर हाउस है, बिल्कुल मजा आएगा ये मैच में। बट आपको क्या लगता है? हमने अपनी पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई सनराइजर्स हैदराबाद की। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें? वैसे तो दोनों टीमें जीत के साथ आ रही है, तो चेंजेस होना बहुत कम चांस है, बट अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस हो सकते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमने पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई है, तो आप मेटा स्पोर्ट्स 11 पर अपनी टीम बना सकते हैं, क्योंकि जो मैच होगा आप मैच का मज़ा तो ले ही सकते हैं, बट साथ ही साथ आप पैसे जीतने का मज़ा ले सकते हैं, और वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी। आप वहाँ पे क्लिक करके मेटा स्पोर्ट्स 11 पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमने जो पॉसिबल प्लेइंग 11 बनाई है उसके हिसाब से आप टीम बनाइए। बट कैप्टन वाइस कैप्टन ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि वो मैच जिताने में इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी तो फिर हमने आपको बताइए, अगर आपको कोई चेंज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।